कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण। आज हम इसमें 1 अंकों के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसमें से पूरे चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2 पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? F है। उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो यहाँ द्रव्यमान भी दोगुना करना है और दूरी भी दोगुना करना है। तो आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का बल का सूत्र होता है, F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में क्या होता है r²। अब यहाँ पर हमको यदि द्रव्यमान को दोगुना करना है तो ये हो जाएगा G गुणे ये m1 के सामने भी क्या लग जाएगा 2m1, क्योंकि द्रव्यमान दोगुना कर रहे हैं। दूसरे पिंड का भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m2, और ये जो दूरी है दोनों की वो क्या कर दी गई है दोगुना, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये दोनों 2 से कट जाएगा, फिर यही सूत्र आ जाएगा, माने बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बल F का F ही रह जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं, प्रश्न है 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान वही रहें, उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? फिर हम उसी सूत्र को देखेंगे। तो F बराबर होता है ये G m1 m2, और यहाँ पर दूरी को दोगुना कर दिए हैं तो ये 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यदि हम ये स्क्वायर खोल देंगे, दोगुना इसलिए कर दिए हैं कि ये दोगुना लिखा है इसलिए 2r लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जब हम सूत्र करेंगे तो ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा 4 × r²। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये किसका सूत्र है? F का ही सूत्र हो गया, बल का ही सूत्र है, बटे में 4 आ गया तो नए गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? F/4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बटे में बड़ा r है तो ये r² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बटे में तो कुछ नहीं दिया है, तो इसी r² को यदि ऊपर लिख देंगे तो r की घात कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, समान द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि पिंड का द्रव्यमान आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को कैसा करेंगे। समान द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच, तो समान द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा F बराबर G mm/r²। तो ये समान द्रव्यमान का हो गया। अब यहाँ पर यदि पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड को, तो मान लेते हैं हमारे पास ये पहला पिंड था तो इसका आधा द्रव्यमान ही बचा, क्योंकि आधा तो दूसरे को चला जाएगा। तो m1 का मान हो जाएगा m/2। फिर से समझ लीजिए कि ये पहला जो पिंड था उसका द्रव्यमान आधा हो गया इसलिए m/2 हो गया। अब दूसरे पिंड का द्रव्यमान निकालते हैं तो दूसरे पिंड के पास पहले द्रव्यमान कितना था m, शुरू में दोनों के पास mm था, इसलिए दूसरे पिंड के पास भी क्या है m, और आधा इधर से मिल गया, आधा इसके पास रह गया, आधा इसके पास हो गया। तो यहाँ पर स्थानांतरित कर देते तो 2m यहाँ हो जाएगा 3m/2। तो इस तरह से m1 का मान हो गया m/2 और m2 का मान हो गया m + m/2 बराबर 3m/2। तो यहाँ पर यहीं पर आपको समझना है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि दोनों समान पिंड के द्रव्यमान हैं और पहले पिंड को आधा करके दूसरे में दे दिया गया है, ये समझ लीजिए। तो उसके पास आधा बचेगा, दूसरे को आधा मिल जाएगा। तो इस तरह से कुल उसके पास द्रव्यमान हो जाएगा 3m/2। अब हमको फिर से गुरुत्वाकर्षण निकालना है तो G बराबर m1 m2/r² होता है। तो m1 का मान कितना हो गया ये m/2, और m2 का मान कितना हो जाएगा ये 3m/2 ये वाला हो गया,
और बटे में आर स्क्वायर, ये लिख दिए। अब इसको हम अलग करते हैं तो जी लिख दिए हैं, ये देखिए जी लिख दिए हैं, एम लिख दिए हैं, ये वाला भी एम लिख दिए हैं और आर स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ऊपर संख्या में क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4। तो ये तो F का ही मान था, ये देख लीजिए F का ही मान था। इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा 3F/4। इस तरह से इसको हल करके आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे दुर्बल होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ही सबसे दुर्बल होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है, किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण क्या है? शून्य गुरुत्व। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है या गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, इसलिए हम वहाँ अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो ये अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। 9वां प्रश्न है, 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? तो यहाँ 100 ग्राम वाली द्रव्यमान का, तो यहाँ पर भार का जो सूत्र होता है W बराबर होता है mg, तो यही मान रख देते हैं। तो यहाँ m का मान 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा SI मात्रक में। तो 1000 का भाग कर देंगे तो किलोग्राम में बदल के कितना हो जाएगा 0.1, और g का मान कितना होता है 10, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। इस तरह 100 ग्राम वाली वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान जो होता है कहीं भी हो बदलता नहीं है, द्रव्यमान स्थायी रहता, केवल भार बदलता है। तो यहाँ पर यदि धरती पर ये 100 ग्राम है तो हर पिंड पर उसका द्रव्यमान कितना होगा 100 ग्राम ही होगा। अब 11वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो फिर से वही है, द्रव्यमान किसी भी स्थान पर हो, चाहे गहराई पर हो चाहे ऊंचाई पर हो, वो नहीं बदलता है, वो 100 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान स्थिर मान होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह से उसकी आधी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर जैसे है, पिछली बार में बराबर गहराई पर यहाँ क्या पूछा था द्रव्यमान, और यहाँ पूछ रहा है भार। तो पृथ्वी के केंद्र पर, माने यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर जाएंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाएंगे। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए जो उसका भार है, वस्तु का भार, वो mg बराबर ये हो जाएगा। तो g का मान शून्य है, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ये घुमाता है, थोड़ा सा समझना है ना कि भार पूछ रहा है कि द्रव्यमान। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये है कि यहाँ उतनी ही गहराई पर द्रव्यमान पूछता है, उतनी ही गहराई पर भार पूछता है। तो द्रव्यमान चाहे कहीं भी हो वही रहता है, लेकिन भार का मान g पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी केंद्र पर g का मान शून्य होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसलिए भार का मान भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना होता है, गलत है। कक्षीय वेग पलायन वेग का 2 गुना होता है, ये भी गलत है। पलायन वेग कक्षीय वेग के वर्ग के 2 गुना होता है। तो चलिए इसको करते हैं। जो पलायन वेग का मान होता है ये इस तरह से होता है VE, और ये VO √2 होता है। तो जो पलायन वेग का मान होता है वो कक्षीय वेग के वर्गमूल का 2 गुना होता है। तो यहाँ वर्गमूल होना चाहिए था, वर्गमूल का 2 गुना। फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये पलायन वेग है, v का मतलब ये एस्केप वेलोसिटी हो गया, ये कक्षीय वेग हो गया, ये वर्गमूल का क्या है 2 गुना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना है। अब 14वां प्रश्न देखते हैं, m द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पलायन वेग है
वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m0। 15वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 2 गुना होती है और गतिज ऊर्जा 1 गुना होती है, तो इसका अनुपात 2:1, ये याद करने वाली चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न है, किसी पिंड को पहले 100 मीटर एवं दूसरे 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो किसमें गुरुत्वाकर्षण, तो पिंड की पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। इसका कारण है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। यदि दूरी का मान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। यहाँ पर दूसरा पिंड जो है 200 मीटर दूरी पर है, तो ये दूरी ज़्यादा हो गई, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहली स्थिति में ज़्यादा लगेगा। अब 18वां प्रश्न देखते हैं, केपलर के ग्रहों संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो यह कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। 19वां प्रश्न है, एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना एवं व्यास 2 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का एक्स ग्रह पर कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना एवं व्यास 2 गुना है। पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स ग्रह पर कितना होगा। इससे पता चलता है कि जो एक्स ग्रह है पृथ्वी से 10 गुना छोटा है और उसका व्यास भी 2 गुना छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वहाँ पर पृथ्वी पर इसके अनुसार जी का मान देख लेते हैं। तो जी का जो सूत्र होता है वो होता है Gm अपॉन क्या होता है, r²। इस सूत्र से हल करके देखते हैं तो G डैश बराबर में लिख देता हूँ दूसरा मान, तो ये हुआ G। अब यह m जो है, व्यास जो है पृथ्वी का, द्रव्यमान जो है पुराने वाले ग्रह से कितना गुना है, 10 गुना। तो यहाँ पर क्या हम कर देते हैं, 10m, द्रव्यमान का ये मैं 10 गुना कर दिया। इसके बाद जो व्यास है वो 2 गुना है, तो व्यास 2 गुना का मतलब ये हो गया कि त्रिज्या वो कितनी हो गई, तो उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं r बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है, मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुना, बराबर कितना हो गया, बटे में 2। व्यास 2 गुना है, व्यास जो त्रिज्या का है वो 2 गुना होता ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि हमारे पास 2 व्यास है, इसका त्रिज्या का आधा कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2r²। इस तरह से हमको यहाँ पर हल करना है। अब जब हम यहाँ हल करेंगे तो देख लीजिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ गया G डैश बराबर Gm बटे r² में अलग कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 10 और ये 2 दूनी 4, तो गुणे ये हो जाएगा 10 बटे 4। इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10 बटे 2 हो जाएगा, 5 बटे 2 आ गया। तो ये जी का मान पृथ्वी पर है, इसी का उल्टा रहेगा उस पर, क्योंकि इससे छोटा है। इसका मतलब वहाँ पर जो जी का मान है वो 2/5 हो जाएगा। तो जब हम भार निकालेंगे उसका तो 2/5 और गुणे क्या लिख देंगे, 100। तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 kg भार। क्योंकि वहाँ पर वो जो नया पिंड है वो पृथ्वी से 10 गुना छोटा है और उसका व्यास 2 गुना क्या है, छोटा है। तो वहाँ पर जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है, एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है। पिंड एवं पृथ्वी के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं केपलर के तृतीय नियम से आवर्तकाल का वर्ग जो होता है ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के घन के समानुपाती होता है।
इसी सूत्र को अपनाते हैं तो ये 8 गुनी चाल से चल रहा है, इसलिए t का मान कितना हो गया 8, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ 8 का स्क्वायर। r क्यूब है तो यहाँ लिख दिए r क्यूब। अब इस क्यूब का यदि हम पक्षांतर करेंगे तो ये घात में ही आएगा, बटे में आ जाता है। तो 2 हमारे पास था, बटे में कितना आ गया 3 आ गया, तो 8 2 की घात 3 और यहाँ क्या बचा r। अब ये जो 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 कितनी बार 3 बार, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और यहाँ पर घात में था ही 3, तो ये जब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की घात 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4। तो यहाँ पर जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:4। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, तो ये कहाँ पर होता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 माना जाता है। 23 है किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, उपरोक्त सभी पर, प्रक्षेपण बिंदु की सतह से ऊंचाई पर। द्रव्यमान पर भी नहीं करता, दिशा पर भी नहीं करता, केवल सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसके बाद 24वां प्रश्न है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, कौन सी राशि नियत रहती है, तो ये कोणीय संवेग नियत होता है। इसके बाद 25वां है जी का मान अधिक होता है, तो सब सर्वाधिक जो होता है जी का मान ध्रुवों पर होता है। फिर 26वां प्रश्न है किसी वस्तु का भार 0 होता है, तो जो भी ऑप्शन है उनमें से पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है 0 होता है। फिर उपग्रह परिक्रमा करते हैं, तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र जो I बराबर होता है वो होता है F/m, माने एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ से यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति kg। फिर यह है गुरुत्वीय विभव, तो जो गुरुत्वीय विभव होता है वो भी बराबर होता है W/m, माने एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर W का मतलब कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए ये जूल प्रति किलोग्राम हो गया। अगला प्रश्न यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज से घूमने लगे तो हमारा भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अधिक तेज घूमने से गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घट जाएगा। चौथा प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान है, तो ये 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। 5वां प्रश्न है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। याद करने वाली चीज़ें हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं खाली स्थान वेग के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है, पलायन वेग के मान पर निर्धारित होती है। 8वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग होता है, तो ये 84.4 मिनट होता है पृथ्वी के निकट उपग्रह का आवर्तकाल। 9वां प्रश्न है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो सतह पर 0 होती है और उससे ऊंचाई पर जाएंगे तो ये बढ़ेगी, क्योंकि सूत्र ही होता है mgh, तो h का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। 10वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर खाली स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, तो पृथ्वी की सतह पर नहीं, पृथ्वी पर जो ध्रुवों पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। 11वां प्रश्न है खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12वां प्रश्न है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान के बराबर होती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय त्वरण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण खाली स्थान होता है, तो इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है पलायन वेग बराबर खाली स्थान कक्षीय वेग, तो ये कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, तो ये √2 भर देंगे यहाँ।
15वां, यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग कक्षीय वेग है तो पार्किंग कक्षा खाली स्थान होगी। तो यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग के बराबर होता है तो वृत्ताकार होता है पार्किंग कक्षा। 16वां है, ग्रहों की गति संबंधी मॉडल टॉलमी ने दिया था। तो भूकेंद्रीय मॉडल किसने दिया था? टॉलमी ने। 17वां प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी सूर्य केंद्रीय मॉडल का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। तो इसे कोपरनिकस ने दिया था। 18वां है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान खाली स्थान ने ज्ञात किया था। तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। 19वां प्रश्न है, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसे खाली स्थान बल कहते हैं। तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं सही जोड़ी की। तो सही जोड़ देखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है Gm/r²। इसके बाद है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है -Gm/r। फिर है गुरुत्वीय त्वरण, तो ये होता है Gm/R²। फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण का बल का सूत्र ये होता है G m1m2/r²। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसी से तो निकालते हैं, ये हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि इसका सूत्र हम ऐसे जानते हैं, F = होता है G m1m2/r²। तो यदि मुझे G निकालना है तो सब कुछ का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा F/r²। ये r² का इधर पक्षांतर कर दिए और बटे में क्या हो जाएगा m1 m2, तो यहाँ क्या बचेगा? G बचेगा। इस तरह से यहाँ पर इसका मान ये हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का। चलिए अगली जोड़ी देखते हैं, ये सूत्रों के लिए है। तो सबसे पहले पलायन वेग की बात करते हैं। तो पलायन वेग जो सूत्र दिया है ये है √2gm/r+h। फिर है कक्षीय वेग, यही सूत्र रहेगा, केवल इसमें 2 नहीं लगा होता, ये होता √gm/r+h। फिर ये परिक्रमण काल है, तो ये होता है 2π√r+h⁴/gm। फिर ये उपग्रह की बंधन ऊर्जा, तो जो उपग्रह की बंधन ऊर्जा है ये है -Gmm/2r। फिर उपग्रह की गतिज ऊर्जा, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा ये है धनात्मक होती है Gmm/2r। और इसके बाद ये उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा होती है, ये होती है -Gmm/r। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद फिर अगली जोड़ी देखते हैं। अब देखते हैं इसमें पृथ्वी पर पलायन वेग। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग, तो ये 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के निकट उपग्रह का आवर्तकाल ये 84.4 मिनट होता है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल ये होता है 24 घंटे। चंद्रमा पर पलायन वेग ये होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अब एक वाक्य प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी वर्तमान चाल की दोगुनी चाल से घूर्णन करने लगे तो दिन रात की अवधि कितनी रह जाएगी? तो आधी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो ध्रुवीय उपग्रह की लगभग ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है। पृथ्वी सतह पर भारहीनता कब परिलक्षित होती है? जब गुरुत्व का प्रभाव शून्य हो जाता है या गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है तो भारहीन हो जाता है व्यक्ति। चौथा है पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध लिखिए। तो ये होता है पलायन वेग बराबर √2 कक्षीय वेग। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है। छठवां है, दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हो। ये सूत्र होता है F = Gm1m2/r है। तो r का हम आधा कर देंगे तो ये r/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर होता है r², तो ये इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो बटे में 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा।
सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? ये ध्रुवीय उपग्रह से किया जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। उपग्रह को ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ग्रहों को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। 9वां प्रश्न है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध लिखिए। तो ये होता है I बराबर -dV/dx, जहाँ पर I गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो dV है ये गुरुत्वीय विभव है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो बढ़ता है और ध्रुवों पर जाकर के इसका मान अधिकतम हो जाता है। 11वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल की दोगुनी चाल से घूर्णन करने लगे तो दिन रात की अवधि कितनी रह जाएगी? तो आधी हो जाएगी। ये रिपीट हो गया। इस तरह से 1 अंक के प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।